हूँ आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। कल सुबह के बड़े अखबारों के पहले पन्ने की हर बड़ी खबर अगले 1 घंटे में हम रखेंगे जनहित में आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनहित और सबसे पहले दिखाते हैं आज खबरों के मेन्यू में क्या क्या खास है। दिल्ली में सीएम के चेहरे को लेकर चर्चा तेज हो चली है। प्रधानमंत्री के अमेरिका से लौटते ही कुछ नए चेहरों की एंट्री हो गई है। जितने भी नाम सामने आए हैं उन सब के पीछे कोई ना कोई बड़ा फैक्टर काम कर रहा है। सीएम चॉइस के लिए बीजेपी में 7 अलग अलग फैक्टर की चर्चा है। बीजेपी का नेतृत्व इन्हीं में से किसी एक फैक्टर को आगे रखकर फैसला लेने वाला है। जानेंगे सीएम चॉइस के वो 7 फैक्टर क्या हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, लेकिन दिल्ली के लोग किसे चाहते हैं, वो किसको पसंद करते हैं, ये जानना भी जरूरी है। लिहाजा एबीपी न्यूज ने आज दिल्ली के वोटरों का मूड जाना है। जनमत संग्रह कराकर यह जानने की कोशिश की है कि आखिर दिल्ली के दिल में किसका नाम है। भले ही सीएम का फैसला अभी तक नहीं हुआ हो, लेकिन दिल्ली की नई सरकार का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। सरकार की पहली बैठक में क्या क्या होने वाला है, क्या बड़ी तैयारी है, इसका ब्लूप्रिंट एबीपी न्यूज को मिला है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी आप तक पहुंचाएंगे। जनहित में आपको दिल्ली से ही सामने आए हुड़दंग की एक तस्वीर भी दिखाएंगे। दिल्ली के जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन की घटना है। इस पर राजनीति तेज हो चली है। पूरा मामला क्या है विस्तार से समझाने वाले हैं और आपको लेकर चलेंगे प्रयागराज महाकुंभ, जहां अब अमृत और विशेष स्नान के बाद वीकेंड स्नान का दौर शुरू हो गया है। आज वीआईपी लोगों ने भी डुबकी लगाई, जाम लगा तो राजनीति भी शुरू हो गई है। इसके अलावा भी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें होंगी जो रखेंगे आपके सामने। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और दिल्ली में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, नतीजे आए आज 8 दिन हो चुके हैं। पिछले शनिवार को काउंटिंग हुई थी। बीजेपी ने 48 सीटें जीती थीं और 26 साल बाद सत्ता में आने का रास्ता खुला। अब नतीजों के बाद से लगातार सीएम के नाम पर मंथन चल रहा है, चर्चा हो रही है, कभी कोई आगे तो कभी कोई पीछे। बदलते दिन के साथ सीएम की रेस में नाम भी लगातार आगे पीछे चल रहे हैं। हालात यह है कि देश के किसी भी प्रदेश में सीएम के लिए इतने नामों की चर्चा आज तक नहीं हुई है जितनी की राजधानी दिल्ली में इस वक्त चल रही है। नई दिल्ली से चुनाव जीते प्रवेश वर्मा नतीजों के बाद से ही फ्रंट रनर माने जा रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी सीएम दावेदारों की लिस्ट में शामिल हैं। विपक्ष के नेता रहे और केजरीवाल की लहर में भी जीतकर विधायक बने विजेंद्र गुप्ता भी प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। नतीजों के बाद से ये तीनों दिल्ली बीजेपी के टॉप लीडर माने जा रहे हैं, लेकिन सीएम की रेस में सिर्फ ये 3 नाम नहीं है। अगली लिस्ट आपको दिखा देते हैं। 4 चेहरे, जिनमें मालवीय नगर से जीते पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय, उत्तम नगर से जीते पवन शर्मा, घोंडा से जीते अजय महावर, लक्ष्मी नगर से जीते अभय वर्मा भी इस रेस में अलग अलग प्लस पॉइंट की वजह से मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। अब प्रधानमंत्री के विदेश दौरे से लौटने के बाद भी कुछ नई एंट्री हो गई है। मनजिंदर सिंह सिरसा इसमें चौंकाने वाला नाम है। सिरसा का नाम शुरुआत में 1-2 दिन चलकर रुक गया था। आज सुबह से इनकी रेस में वापसी हुई है। दूसरा बड़ा नाम रेखा गुप्ता का है, महिला चेहरा है। कल भी हमने इस नाम की चर्चा की थी। आज चर्चा की सुई इनके नाम के आसपास घंटों तक रुकी रही। रेखा छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुकी हैं, महिला मोर्चा में बड़े पद पर हैं। तीसरा नाम जो आज सामने आया है वो जितेंद्र महाजन का है। जितेंद्र पार्टी के पुराने नेता हैं, तीसरी बार के विधायक हैं और आला कमान के करीबी माने जाते हैं। लेकिन नामों की ये लिस्ट यहीं पर जाकर खत्म नहीं होती है। हमने मुख्यमंत्रियों के दावेदारों का कोलाज बनवाया हुआ है। इनमें कुल 13 चेहरों को जगह दी गई है। सबकी वजह अलग अलग फैक्टर्स हैं। इन्हीं फैक्टर में कोई फिट बैठेगा, जो फिट बैठेगा वही होगा हिट और वही बनेगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। पहला चेहरा मनजिंदर सिंह सिरसा, ये तो ऐसी हवाई बातें हैं। दूसरा चेहरा अभय वर्मा, विधायक दल के द्वारा अपना नेता चुन लिया जाएगा। तीसरा चेहरा जितेंद्र महाजन, निश्चित रूप से शीर्ष नेतृत्व विचार कर ही रहा है। और चौथा चेहरा रेखा गुप्ता। जो निर्णय है ये हमारी संगठन के शीर्ष नेतृत्व का है।
एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर नजर आ रहे ये वो चेहरे हैं जो दिल्ली में सीएम की दौड़ में शामिल हैं। लेकिन कोई भी अपने मुंह से न तो अपनी दावेदारी की बात कर रहा है और न ही खुद को रेस में मानने का जोखिम उठा रहा है। आपसे अब सीएम नहीं होगा, हमारा भाजपा का ही होगा इस बार। ये सब मीडिया का कयास है। मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है। मुझे जहां पार्टी खड़ा करेगी मैं उस नाते से काम करूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार की देर रात अमेरिका दौरा खत्म करने के बाद दिल्ली पहुंचे। उसके बाद कुछ नए चेहरों की रेस में एंट्री हुई है और सिर्फ एंट्री ही नहीं बल्कि ये चेहरे बाकी दावेदारों को पीछे छोड़कर आगे निकलते दिख रहे हैं। हालांकि पत्ते कोई खोल नहीं रहा। हमारी पार्टी एक कार्डर बेस्ड और डिसिप्लिन वाली पार्टी है। पार्टी ने देखना है कि मोदी जी का विजन कौन वो पूरा कर सकता है, इसलिए पार्टी जिसको तय करेगी उसी को तय करेगी। अगर सड़कों पे होता हो तो सबका दिल करता है। सिरसा कार्डर बेस्ट पार्टी कहकर बोलने से बच रहे हैं तो शालीमार बाग से जीती रेखा गुप्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेतृत्व पर फैसले को छोड़ रही हैं। मैंने ऐसा कोई विश्वास अपने अंदर नहीं पाल रखा। मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूं और मुझे क्षेत्र के प्रति मेरी जो जिम्मेदारी है, मेरी प्रथम जिम्मेदारी वही है। पिछले 3-4 दिनों में एबीपी न्यूज ने सीएम की रेस में चल रहे तमाम दावेदारों से ऑन कैमरा या फिर ऑफ कैमरा बात की है। कोई भी मुंह खोलने को तैयार नहीं है। हो भी कैसे? बीजेपी में फैसला आखिरी वक्त तक लिफाफे में बंद रहता है। वैसे जो बात सामने आ रही है उसके मुताबिक दिल्ली के मशहूर रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी है। बीजेपी के नेता उम्मीद जता रहे हैं कि अगले शनिवार से पहले शपथ ग्रहण हो जाएगा। मुझे लगता है कि अगले एक हफ्ते के अंदर मुख्यमंत्री मिल जाएगा, क्योंकि कार्य को भी गति देने, संकल्प किए वो भी पूरे करने हैं। नतीजों को आए 8 दिन हो गए हैं। 26 साल बाद दिल्ली में बीजेपी अपना सीएम बनाने वाली है, लिहाजा इत्मीनान से सोच विचार कर फैसला ले रही है। किस किस फैक्टर पर पार्टी विचार कर रही है, जरा उसको भी जानिए। जाट फैक्टर, पूर्वांचली फैक्टर, वैश्य फैक्टर, पंजाबी फैक्टर, महिला फैक्टर, दलित फैक्टर और लॉयल फैक्टर। अब तक जितने भी नाम सामने आए हैं उन्हीं फैक्टरों के इर्द गिर्द सबके नाम है। लॉटरी किसकी लगती है, पर्ची किसके नाम की निकलती है, ये बड़ा सवाल है और यही बड़ा सस्पेंस है। देखना दिलचस्प रहेगा कि बीजेपी का नेतृत्व सत्ता के इस 7 फैक्टर में किससे दिल्ली सल्तनत का नया चैप्टर शुरू कराना चाहता है। वैसे दिल्ली में सीएम का चुनाव मानो शेयर बाजार जैसा हो गया है। रोज कोई ना कोई नया चेहरा सामने आ रहा है। रेस में कभी कोई आगे तो कभी कोई पीछे। आज के सियासी सेंसेक्स में जो 4 चेहरे आगे निकले हैं, उनके आगे निकलने की वजह और उनकी ताकत को समझने की करते हैं कोशिश। मनजिंदर सिंह सिरसा, रेखा गुप्ता, जितेंद्र महाजन, आशीष सूद, ये 4 वो चेहरे हैं जो दिल्ली की राजनीति में सालों से सक्रिय हैं। हालांकि राष्ट्रव्यापी पहचान वाला इन चारों में से कोई नहीं है। मनजिंदर सिंह सिरसा राजौरी गार्डन से चुनाव जीते हैं। बीजेपी में प्रवक्ता की भूमिका निभाते हैं। टीवी का चेहरा है। दिल्ली के सिख वोटरों में अच्छी पकड़ रखते हैं। सिरसा रेस में इसलिए आगे दिख रहे हैं क्योंकि बीजेपी का अगला टारगेट पंजाब रहने वाला है। अकाली दल से रिश्ता टूटने के बाद बीजेपी वहां अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। इसी कड़ी में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने कांग्रेस के सिख नेताओं को अपने साथ लिया था और अब सिरसा को सीएम बनाते हैं तो फिर पंजाब के सिखों को ये संदेश देने की कोशिश होगी कि बीजेपी उनकी भी हितैषी है। किसान आंदोलन को लेकर भी पंजाब में बीजेपी को लेकर लंबे समय से नाराजगी है। सिरसा सीएम बनते हैं तो इस नाराजगी से निपटने में भी मदद मिलेगी। सिरसा पहले अकाली दल में भी रह चुके हैं। हो सकता है कि रेखा गुप्ता आपके लिए जाना पहचाना नाम या चेहरा ना हो, लेकिन दिल्ली की राजनीति में रेखा बीजेपी की पुरानी महिला नेता है। एबीवीपी से राजनीतिक करियर की शुरुआत करने के बाद यहाँ तक पहुँची है। रेखा गुप्ता निगम पार्षद रहने के साथ मेयर भी रह चुकी हैं। दिल्ली में इस बार 5 महिला विधायक चुनी गई हैं, जिसमें से 4 बीजेपी की हैं। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में चुनाव के दौरान महिलाओं ने बीजेपी को झोली भरकर वोट दिया है, लेकिन बीजेपी की तरफ से किसी भी राज्य में महिला सीएम नहीं है। यही वजह है कि आरएसएस से नजदीकी रखने वाली शालीमार बाग से विधायक रेखा गुप्ता का नाम सीएम रेस में आगे चल रहा है। रेखा को बीजेपी सीएम बनाती है तो फिर महिला वोटरों को तो देश भर में संदेश जाएगा ही। जो वैश्य बीजेपी का कोर वोटर माना जाता रहा है, उसे भी संदेश जाएगा। रेखा के पास मेयर रहने का अनुभव भी है।
जितेंद्र महाजन रोहतास नगर से तीसरी बार के विधायक हैं। वैश्य समाज से आते हैं, दिल्ली बीजेपी के पुराने नेताओं में गिने जाते हैं। हालांकि सीएम के सवाल पर खुद को छोटा कार्यकर्ता बताकर नेतृत्व पर फैसला छोड़ने की बात कह रहे हैं। मुझे लगता है कि जो भी नाम चर्चा में, मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है। आशीष सूद बीजेपी के डार्क हॉर्स हो सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि इनका नाम फ्रंट रनर के तौर पर मीडिया में तो नहीं है, लेकिन पार्टी लीडरशिप के बीच अंडर करंट की तरह इनकी पहचान मानी जा रही है। आशीष सूद की खूबी ये है कि एक तो दिल्ली की राजनीति का जाना पहचाना नाम है, संगठन की समझ रखते हैं, डाउन टू अर्थ माने जाते हैं। अगर बीजेपी का नेतृत्व बहुत ज्यादा उलझन में फंसता है तो फिर आशीष सीएम की रेस में जीत सकते हैं। बीजेपी और आरएसएस दोनों की साझा चॉइस हो सकते हैं। जबरदस्त है, रेस में कई चेहरे आगे पीछे हो रहे हैं लगातार। फिलहाल अगले कुछ घंटों में मुख्यमंत्री के नाम पर उम्मीद है कि फैसला हो जाए। दिल्ली में सीएम कौन होगा, इस सवाल पर एबीपी न्यूज ने दिल्ली के वोटरों का मूड जानने की कोशिश की है। नए मुख्यमंत्री को लेकर हमने दिल्ली में बीजेपी के उन विधायकों का भी मन टटोला जिनके बीच से कोई एक चेहरा सीएम के लिए कुर्सी के लिए चुना जाना है। मुख्यमंत्री पद को लेकर विधायकों का मूड समझिए। कोई भी आएगा तो नया चेहरा लेकर के आएंगे जो क्षेत्र का विकास करेगा। तो नया चेहरा कौन सा हो सकता है? नया चेहरा तो देखो 48 जीत के आए, कोई भी हो सकता है। उसमें सब नए चेहरे होंगे, कोई पूर्व में मुख्यमंत्री तो बना ही नहीं। मुझे लगता नहीं है किसी ने भी व्यक्ति ने ये कहा होगा कि मैं मुख्यमंत्री की दौड़ में हूँ, आज तक नहीं कहा होगा। हमें तैयारी सिर्फ इतनी करनी है, जिस दिन मैसेज आएगा कि भैया आपने विधायक के नाते शपथ लेनी है, शपथ ले लेंगे। इसके अलावा ना हम कोई उम्मीद कर रहे हैं, ना हम कोई मंशा जाहिर कर रहे हैं। ऐसा कहना ठीक नहीं है कि जिन्हें कोई जानता ना हो, ऐसा कुछ नहीं है। वरिष्ठ हो सकते हैं, जूनियर हो सकते हैं, वो सब कैपेबल हैं और ये पार्टी डिसाइड करती है, सभी मिलकर डिसाइड करते हैं। और निश्चित रूप से शीर्ष नेतृत्व विचार कर ही रहा है दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। जो भी दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा, भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक उन मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर दिल्ली के हितों के लिए काम करेंगे। पार्टी अभी डिसाइड करेगी तो जो भी होगा आपके सामने आ जाएगा। इन 48 में कोई भी हो सकता है। 48 एमएलए जो बने 48, उनमें से कोई भी हो सकता है। कि कौन क्या बनेगा ये है हमारा डोमेन नहीं है, मेरा क्षेत्र नहीं। पार्टी जो डिसाइड करेगी 48 एमएलए में से जिसको भी डिसाइड करेगी वो हमारा मुख्यमंत्री होगा। चले, नेताओं को तो हमने गौर से सुन लिया, अब जरा जनता जनार्दन की भी सुन लेते हैं जिन्होंने बीजेपी को बहुमत देकर दिल्ली की सत्ता सौंपी है। दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हमारी टीम ने लोगों से बातचीत की है। जनमत संग्रह का नतीजा क्या निकला, इस रिपोर्ट में देखिए। नंबर 1 प्रवेश वर्मा है, वीरेंद्र गुप्ता है, एक सिरसा जी का नाम है, महिला की तरफ जाएं तो रेखा गुप्ता है। मुख्यमंत्री के नाम को लेकर दिल्ली के दिल में क्या है, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज सड़कों पर उतरा। अलग अलग जगहों पर जाकर हमने दिल्ली की जनता से बात की। कहीं लोगों ने अपने सीएम फेस की पसंद बताई तो कहीं उनका दर्द कैमरे के आगे छलका। दिल्ली का सीएम कौन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? नंबर 1 प्रवेश वर्मा है, नंबर 2 में तो कोई सा भी लेकिन नंबर 1 तो प्रवेश वर्मा है। कोई भी मुख्यमंत्री बने हमारे लिए क्या करेगा आगे? हम आपको उम्मीद नहीं है? जहाँ पड़े वहीं पड़े रहेंगे। दिल्ली में रहने को नहीं है, उसके लिए कुछ करे तो मालूम भी हो। हौस खास से निकलकर हमारी टीम राजौरी गार्डन भी पहुंची। सीएम के लिए लोगों ने वहां कई नामों को आगे किया। 2 नाम बहुत बड़े हैं, एक सिरसा जी का नाम है जो कि एक बड़ा नाम है, वैसे भी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं और उन्होंने काम करने का उनका तरीका जो है बहुत तेज है। वीरेंद्र गुप्ता है, उन्होंने मतलब जब 3 जीत के आए थे तब भी वो उनमें से एक थे। दूसरा जो यहाँ देख रखा है, प्रवेश वर्मा जी ने यहाँ काम किया है। इधर महरौली में लोगों से बात करते हुए पता चला कि दिल्ली में लोग योगी मॉडल वाली सरकार चाहते हैं। ये भी चाहते हैं कि रेवड़ियां ना बटे। जिस हिसाब से योगी ने काम किया है यूपी के लिए, उस हिसाब से हमें दिल्ली में काम कराना है। फ्री की रेवड़ी बंद करे, चाहे बीजेपी दे चाहे कोई किसी पार्टी को। अपंग बना दिया ना, मैं तो चलते कहा अपंग बना दिया इन लोगों ने फ्री में देके। दिल्ली की जनता जिस डीटीसी बस में चढ़ती है वहाँ भी हम गए थे। वहाँ हमें प्रवेश वर्मा और मनोज तिवारी को पसंद करने वाले लोग मिले। प्रवेश वर्मा इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन एंड कैपेबल पर्सन। एक तो वो गायक हैं मनोज तिवारी। हाँ, मनोज तिवारी। अच्छा। और एक का नाम नहीं जानता। आप चाहते मनोज तिवारी सीएम बने? हाँ, बने। वैसे दिल्ली के लोगों से उनके मन की बात निकलवाना हमारे लिए इतना आसान भी नहीं था। कुछ ऐसे लोग भी थे जो बीजेपी के सीएम फेस की तरह जवाब दे रहे थे। बताइए भैया, आप वोटर हैं दिल्ली के? नो कमेंट, नो कमेंट, नो कमेंट।
दिलचस्प है। वैसे बीजेपी के पास किसी भी राज्य में महिला मुख्यमंत्री नहीं है। इस बार दिल्ली में जो जीत मिली उसमें महिलाओं का बड़ा योगदान रहा। यही वजह है कि दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री बनने के भी कयास लगाए जा रहे हैं। महिला मुख्यमंत्री की अटकलों पर आज हमने दिल्ली की महिलाओं से बातचीत की है। दिल्ली में सीएम फेस की रेस में महिलाओं का क्या पक्ष है, ये जानने के लिए हमारी टीम दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पहुंची। हम कहाँ जाए यहाँ से? 5-5, 4-4 पीढ़ी बीत गई हमारी यहीं पे। वैसे तो कहते हैं मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ बेटी कैसे बचेगी कैसे पढ़ेगी जब वो बार बार झुग्गी तोड़ तोड़ के हमारे को हटा देंगे सर। इनकी बातों से तो यही लगता है कि बीजेपी से इन्हें बहुत उम्मीद है। झुग्गियों में रहने वाली महिलाएं 2500 रुपए महीने से ज्यादा पक्के घर के वादे पर नजर गड़ाई बैठी हैं। जो 2500 रुपए दे रहे ना, हमें सर वो भी नहीं चाहिए, सिर्फ हमारे लिए छत चाहिए जो हमें सिर छिपा ले हमारे बच्चे का। हमें रहने के लिए जगह दी रहा है। डीडीए वाले हमारी हर महीने 2 महीने में झुग्गी तोड़ देते हैं, भगा देते हैं। इधर पक्के मकान में रहने वाली महिलाएं महिला मुख्यमंत्री की डिमांड कर रही हैं। यही चाहेंगे कि दिल्ली में फिर महिला एक बार राज करे, क्योंकि दिल्ली पे सच में देखा है तो मुख्यमंत्री के रूप में सिर्फ महिलाओं ने ही राज किया है, और हम भी यही चाहते हैं कि कोई भी महिला इस दिल्ली पर राज करे। एक महिला ही महिला का दर्द समझ पाएगी कि क्या उनकी समस्याएं हैं, क्या उनकी परेशानियां हैं। महिला मुख्यमंत्रियों की रेस में शालीमार बाग की रेखा गुप्ता का नाम आगे है। उनके विधानसभा क्षेत्र के लोग उन्हें ही सीएम बनता देखना चाहते हैं। कि मैं उत्तरी पूर्वी से हूं, तो मैं चाहती हूं कि मेरे यहाँ पर रेखा गुप्ता जी बने। आंकड़ों के मुताबिक 2020 में जहां 35% महिलाओं ने बीजेपी को वोट किया, तो इस बार 43% महिलाओं का वोट बीजेपी के पास गया। ऐसे में अगर महिलाओं में पकड़ और मजबूत करने के लिए बीजेपी कोई महिला मुख्यमंत्री बना दे तो उसमें ज्यादा हैरान करने वाली कोई बात नहीं होगी। मुख्यमंत्री कोई बने, बनना तो बीजेपी से ही है, और जो भी बनेगा उसके सामने बीजेपी का वो संकल्प पत्र होगा जिसको साक्षी मानकर बीजेपी ने चुनाव लड़ा है। सरकार बनने के बाद जो पहली कैबिनेट होगी, उस कैबिनेट में क्या कुछ हो सकता है, इसका ब्लूप्रिंट एबीपी न्यूज को मिला है। सरकार की पहली बैठक में क्या क्या होने वाला है, इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। सीएम के नाम में फेर में बीजेपी भले ही उलझी हो, लेकिन पार्टी ने एजेंडा तय कर लिया है। नई सरकार के शपथ लेते ही जिन कामों का श्री गणेश होना तय है, उसका ब्लूप्रिंट एबीपी न्यूज के पास है। यमुना की सफाई, महिलाओं के खाते में पैसे, मोहल्ला क्लिनिक और गैर आधिकारिक कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला होने वाला है। यमुना सफाई और महिलाओं के खाते में पैसे का मामला बीजेपी का चुनावी वादा था। पहली कैबिनेट में इस पर मुहर लगने की खबर है। यमुना दिल्ली के विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा रहा। बीजेपी पहली कैबिनेट में यमुना सफाई की स्पेशल कमेटी गठित कर सकती है। सफाई के एक्शन प्लान पर आगे बढ़ने का फैसला कैबिनेट में लिया जा सकता है। संकल्प पत्र में किए गए वादे के मुताबिक गरीब महिलाओं के खाते में 2500 रुपए भेजे जाने के फैसले पर भी मुहर लग सकती है। लेकिन जिस फैसले को लेकर विवाद है वो है मोहल्ला क्लिनिक का। बीजेपी के कई नेता मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलने की बात कह रहे हैं। जब कुशासन से सुशासन की ओर जाएंगे तो कई चीजें परिवर्तित होंगी, उसमें मोहल्ला क्लिनिक में और भी चीजें समय आने पे बताएंगे आप। अब चर्चा इस बात की हो रही है कि मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर बीजेपी सरकार आरोग्य मंदिर या आयुष्मान आरोग्य केंद्र कर सकती है। मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत दिल्ली के लोगों के बेहतर इलाज के लिए केजरीवाल के समय शुरू हुई थी, लेकिन बीजेपी इसमें करप्शन का आरोप लगाती रही है। यही वजह है कि बीजेपी के कई नेता इसे बंद करने की मांग भी करने लगे हैं। ये मोहल्ला क्लिनिक, ये वहाँ जानवर लौटते रहते हैं, वहाँ पर कोई इलाज नहीं होता। मोहल्ला क्लिनिक को तो तुरंत एलजी साहब को, सरकार बीजेपी के बनने से पहले इन सबको बंद कर देना चाहिए। केजरीवाल ने 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाने का ऐलान किया था, लेकिन बताया जाता है कि 10 सालों में 545 मोहल्ला क्लिनिक बने थे। बीजेपी आरोप लगाती रही है कि ज्यादातर मोहल्ला क्लिनिक में सुविधाएं नहीं है, डॉक्टर और दवाइयों की सुविधा नहीं है। उधर दिल्ली के मुख्य सचिव ने दिल्ली सरकार के सभी विभागों को एक नोटिस जारी किया है और इसमें कहा गया है कि उनके विभाग में जितने भी नॉन ऑफिशियल स्टाफ हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जाए और इस लिस्ट को जल्द से जल्द उन्हें सौंपा जाए। एबीपी न्यूज के पास मुख्य सचिव के नोटिस की वो कॉपी है।
दरअसल केजरीवाल सरकार में अलग अलग विभागों में कई तरह के नॉन ऑफिशियल स्टाफ की नियुक्ति हुई थी। ये नोटिस उसी को लेकर है। संभव है कि नई सरकार के बनने के साथ ही दिल्ली सरकार में कार्यरत इन लोगों पर गाज गिर सकती है। दिल्ली में बीजेपी ने चुनाव बिना किसी चेहरे को आगे रखकर लड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और केंद्र सरकार के काम के दम पर पार्टी के उम्मीदवारों ने वोट मांगा। जनता ने झोली भर दी है। अब बीजेपी जिसे चाहे सीएम बनाए, पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि दिल्ली वालों से जो वायदा पार्टी ने कर रखा है, उसे सरकार गठन के साथ ही पूरा करने की दिशा में बीजेपी काम करे। दिल्ली की सत्ता गंवाने के बाद उधर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ते दिख रही हैं, क्योंकि अब केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीवीसी ने भी शीश महल की गहराई से जांच के आदेश दिए हैं। ऐसे में अब सवाल यह है कि शराब घोटाले में जेल जा चुके केजरीवाल क्या अब शीश महल के चक्कर में भी सलाखों के पीछे जाएंगे? दिल्ली के जनादेश ने अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वापसी का ख्वाब ही नहीं तोड़ा, बल्कि 6 फ्लैग स्टाफ रोड के इस आलीशान बंगले में एक बार फिर रहने का सपना भी चकनाचूर कर दिया। केजरीवाल शराब घोटाले में जेल जा चुके हैं और अब सवाल ये कि क्या शीश महल भी उनकी दूसरी जेल यात्रा की वजह बनेगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी ने इस मामले की विस्तृत जांच का आदेश दिया है। और जांच इसलिए क्योंकि देश ने ये तस्वीरें अभी पिछले महीने ही देखी हैं। इन तस्वीरों में बेशकीमती मार्बल ही नहीं बल्कि लाखों रुपए के पर्दे, लाइटिंग और दरवाजे भी शामिल हैं। बीजेपी नेताओं के मुताबिक तो इस शीश महल में सोने के टॉयलेट और बेसिन भी लगाए गए हैं। सरकारी बंगले में चकाचौंध की ये तस्वीरें और इसे लेकर हुई शिकायतें ही केजरीवाल पर सीवीसी के शिकंजे की वजह बनी। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के एक्शन की पूरी टाइमलाइन आपको दिखाएंगे। उससे पहले दिल्ली के उस नेता को सुनिए जिनकी वजह से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मुश्किलों के नए भंवर में फंसते दिख रहे हैं। शीश महल में जो ऐशो आराम के सामान करोड़ों रुपए के खर्च किए गए, सरकारी तंत्र से भी पैसा आया और बिना सरकारी तंत्र के रिश्वत का जो पैसा था वो भी उसमें लगा। इस पर जांच की मांग की थी। इस पर सीवीसी ने फैक्चुअल रिपोर्ट सीपीडब्ल्यूडी से मांगी और जब फैक्चुअल रिपोर्ट आ गई तो उसके बाद इस पर जांच बिठाई है सीवीसी ने, उसका हम स्वागत करते हैं। बात पिछले साल अक्टूबर की है, जब दिल्ली विधानसभा में तब के नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने पूर्व सीएम केजरीवाल के खिलाफ सीवीसी में शिकायत की। अक्टूबर 2024 में विजेंद्र गुप्ता सीवीसी गए। उन्होंने केजरीवाल पर 8 एकड़ जमीन पर एक साथ 4 बंगले को मिलाकर आलीशान महल बनवाने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, उन पर इस बंगले को बेशकीमती सामानों से सजाने में करोड़ों रुपए लुटाने का इल्जाम भी लगा। ऐसे में नवंबर 2024 में सीवीसी ने इसकी जांच का जिम्मा सीपीडब्ल्यूडी के चीफ विजिलेंस ऑफिसर को सौंपा। इसके अगले महीने यानी दिसंबर 2024 में सीपीडब्ल्यूडी के सीवीओ ने अपनी जांच रिपोर्ट सीवीसी को सौंपी। इस रिपोर्ट की पड़ताल के बाद सीवीसी ने 13 फरवरी 2025 को एक बार फिर सीपीडब्ल्यूडी को विस्तृत जांच का आदेश दिया है, जिस पर आम आदमी पार्टी को ऐतराज है। देखिए, भाजपा सिर्फ नकारात्मक राजनीति, झूठ की राजनीति करती है। क्यों नहीं मीडिया को अंदर जाने दिया? दिखा देते वो स्विमिंग पूल, कोई था ही नहीं, तभी नहीं दिखा पाए, तभी मीडिया को रोका। अब आप चाहे जो सफाई दें, सच ये है कि सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट मीडिया में आ चुकी है। बीजेपी का दावा है कि 6 फ्लैग स्टाफ रोड के सरकारी बंगले की मरम्मत और सजावट के नाम पर 33.66 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। मुख्यमंत्री रहने के दौरान अपने सरकारी आवास में तब्दीलियों और शाही सुविधाओं की वजह से केजरीवाल बीजेपी के रडार पर हैं और विधानसभा चुनाव में उनकी हार की बड़ी वजहों में से एक शीश महल भी है। दिल्ली में विधानसभा के बाद अब बीजेपी की नजर एमसीडी पर है। मेयर का चुनाव अप्रैल में होना है। उससे पहले नंबर की टैली बराबर पर आ गई है। एमसीडी में आपके 3 पार्षद शनिवार की दोपहर दिल्ली बीजेपी के दफ्तर पहुंचे। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के हाथों बीजेपी का पटका पहना और आम आदमी पार्टी से नाता तोड़ लिया। पार्षदों के नाम अनीता बसोया, निखिल चपराना और धर्मवीर सिंह है।
इन पार्षदों को आपके पाले से निकालकर बीजेपी ने दिल्ली की सरकार का तीसरा इंजन यानी एमसीडी को भी जोड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। बार बार सवाल आ रहा था दिल्ली में डबल इंजन की सरकार, लेकिन अब चलने लगा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार चाहिए, क्योंकि हम सबको मिलकर एक सुंदर दिल्ली बनानी है, एक विकसित दिल्ली बनानी है, एक ऐसी दिल्ली बनानी है जिसपे हम सब दिल्ली वाले गर्व कर सकें। 250 सदस्यों वाली एमसीडी में 11 सीटें खाली होने से पार्षद की संख्या 239 है, जिसमें आपके 119 जबकि बीजेपी के 113 पार्षद थे। लेकिन 3 पार्षदों के पाला बदलने से आप और बीजेपी बराबरी पर आ गई है। अप्रैल महीने में दिल्ली एमसीडी का मेयर चुना जाना है। मेयर की कुर्सी अभी आम आदमी पार्टी के कब्जे में है, लेकिन बीजेपी केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता से बेदखल करने के बाद अब एमसीडी पर भी वापस अपना कब्जा जमाना चाहती है। आंकड़े बीजेपी के पक्ष में होते जा रहे हैं। अब एमसीडी पर बीजेपी के कब्जे की रणनीति क्या काम करेगी, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। रात के 9:30 बजने वाले हैं, वक्त हो गया है अब आज के जनहित स्पेशल का। महाकुंभ में हर दिन एक नया रिकॉर्ड बन रहा है, क्योंकि आस्था की डुबकी लगाने वालों का आंकड़ा 51 करोड़ के पार हो चला है। यह भारत और चीन के बाद आबादी का तीसरा सबसे बड़ा नंबर है। लेकिन विपक्ष श्रद्धालुओं के आंकड़े पर सवाल खड़े कर रहा है और जाम की तस्वीरें दिखाकर निशाना साध रहा है। आज अखिलेश यादव ने जाम की ऐसी ही तस्वीरें दिखाई तो फिर केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार कर हमलों की झड़ी लगा दी। आस्था का उत्सव जारी, श्रद्धालुओं की भीड़ भारी। सनातन की जय जयकार, आंकड़ा 51 करोड़ पार। महाकुंभ का 34वां दिन, लेकिन हर बीतते दिन के साथ प्रयागराज में महामेले का उत्सव और विराट और विहंगम होता जा रहा है। संगम के तट पर आस्था की डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं के आगे ब्राजील का रियो फेस्टिवल और जर्मनी का अक्टूबर फेस्ट सब फीके पड़ गए हैं। आस्था के त्योहार का आंकड़ा 51 करोड़ के पार हो चुका है, यानी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आबादी से ज्यादा लोग अब तक महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं। ये अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय नहीं है तो और क्या है। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ का आंकड़ा 51 करोड़ की शुभ संख्या को पार कर गया है। आज 34वें दिन दोपहर के वक्त श्रद्धालुओं की भीड़ ने 51 करोड़ की संख्या का आंकड़ा पार कर दिया है। आज वीकेंड पर शनिवार के दिन भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं। संगम जाने वाले रास्ते पर तिल रखने की भी जगह नहीं है। रास्ते और पांटून पुल श्रद्धालुओं से भरे पड़े हैं। सोचिए, न कोई अमृत स्नान है, न कोई विशेष पर्व, बावजूद इसके संगम के तट पर श्रद्धालुओं का सैलाब बढ़ता जा रहा है। जहां तक आपकी नजर जाएगी, श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आएगी। जितने श्रद्धालु स्नान करने जा रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा स्नान करने आ रहे हैं। देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी लोग ही लोग नजर आएंगे, श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आएंगे। और ये जो भीड़ का सिलसिला है कल शाम से शुरू हुआ है और सोमवार की रात तक यही स्थिति रहेगी। संगम के तट तक जाने के लिए श्रद्धालुओं को खूब पैदल चलना पड़ रहा है, फिर भी उनके जोश में कोई कमी नहीं है। इतना अच्छा अरेंजमेंट है योगी जी का, अद्भुत। चलना पड़ा, लेकिन नहाते के साथ ही सारी थकान दूर। बहुत बढ़िया व्यवस्था है, 100 में से 100% व्यवस्था सही है। बहुत अच्छा व्यवस्था है यहाँ पे, जो भी काम है बहुत अच्छा हुआ है। प्रयागराज की हर गली, हर चौराहे श्रद्धालु से भरे हैं। होटल से लेकर धर्मशाला सब हाउसफुल है। मंदिर में भी पैर रखने की जगह नहीं है। शनिवार को लेटे हुए हनुमान मंदिर में भक्तों का ऐसा सैलाब उमड़ा कि दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं को घंटों इंतजार करना पड़ा। देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी ज्यादा है कि यहाँ तिल रखने तक की जगह नहीं है।
तकरीबन आधा किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। श्रद्धालुओं को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। महाकुंभ में जितने भी श्रद्धालु स्नान करने आ रहे हैं वो लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने भी जा रहे हैं, क्योंकि विश्व में लेटे हुए हनुमान जी का ये इकलौता मंदिर है। 2-2.5 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। 2.5 घंटे से अब तो एकदम नजदीक आ गई। हाँ बिल्कुल, अब तो दर्शन करके ही जाएंगे। मंदिर के बारे में जानते हैं कि स्नान कर लिए तो दर्शन यहाँ जरूरी है। बजरंगबली से कामना करें कि पूरे विश्व का कल्याण हो। महाकुंभ में वीआईपी श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। शनिवार को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अपने परिवार के साथ आस्था की डुबकी लगाई, तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी अपने पूरे परिवार के साथ त्रिवेणी में स्नान करने पहुंचे। सरस्वती मैया की, तीर्थराज प्रयाग की, हनुमान जी महाराज की, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश। धर्म, आध्यात्मिक संस्कृति का ये महाकुंभ दिव्य है, जहाँ पर दिव्य ऊर्जा है, दिव्य शक्ति है। माँ गंगा का स्नान, उनकी सामर्थ्य, उनकी शक्ति और इस महादिव्य कुंभ से सबका कल्याण हो। महाकुंभ भगवान की आस्था तो है ही, ईश्वर के प्रति हम सबकी विश्वास का एक प्रतीक है, लेकिन साथ ही साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी एक प्रतिबिंब के रूप में पूरे विश्व के सामने। महाकुंभ को लेकर जितना हर्ष और उल्लास आम श्रद्धालुओं में है, उतना ही वीआईपी श्रद्धालुओं में भी नजर आ रहा है, क्योंकि कोई ऐसा दिन नहीं बीता जब किसी वीआईपी ने संगम में आस्था की डुबकी न लगाई हो। दरअसल 144 साल बाद ऐसा संयोग बना है जिसका हर कोई गवाह बनना चाहता है। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा पर 1.7 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया। 29 जनवरी मौनी अमावस्या पर 8 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर 2.5 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ पहुंचे। 12 फरवरी माघ पूर्णिमा पर 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने त्रिवेणी में डुबकी लगाई। इस वक्त काशी का नजारा भी प्रयागराज जैसा है, जो आस्था के महापर्व में संगम के जैसी नजर आ रही है। शनिवार की दोपहर बनारस के नंदी चौक गोदौलिया से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर तक जाने वाला पूरा रास्ता भक्तों से भरा हुआ था। महाकुंभ को लेकर बड़े बड़े गणितज्ञों के आंकड़े फेल हो चुके हैं। हर दिन एक नया रिकॉर्ड बनता है और अगले ही दिन टूट भी जाता है। लेकिन सियासत का सिलसिला नहीं टूट रहा है। अखिलेश लगातार अव्यवस्थाओं को लेकर सरकार को घेर रहे हैं और सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर जाम के जंजाल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि अखिलेश की दिखाई तस्वीरों पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करने में जरा भी देर नहीं लगाई। अखिलेश यादव जी लगातार महाकुंभ को लेकर के जो जहरीले बयान दिए, उनके मन में शायद कुछ रहा हो कि कुछ बड़ी अनहोनी हो जाए तो उनको मुद्दा मिल जाए, उनको तीर्थ यात्री आवे सकुशल महाकुंभ स्नान करके डुबकी लगा के जाए। शायद उनकी ये मंशा नहीं थी, लेकिन सब गंगा मैया की कृपा से अच्छा हुआ। अखिलेश यादव जी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। विधानसभा के उपचुनाव में 10 में से 8 सीटें वो बुरी तरह हार गए, पराजित हो चुके हैं, हार के सदमे में हैं। यही वजह है कि महाकुंभ में उमड़ा जनज्वार उन्हें भा नहीं रहा है, जन आस्था उन्हें स्वीकार नहीं हो रही है। बता दें कि महाकुंभ में हर दिन औसतन 1.25 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने आ रहे हैं। ऐसे में कई जगह जाम की स्थिति बन रही है और इसी की तस्वीरों को हथियार बनाकर विपक्ष हमला कर रहा है। हालांकि सरकार का दावा है कि जाम को लेकर जितनी भी समस्या थी उसे सुलझा लिया है। आज प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र में एक बार फिर से आग लगने की खबर आई। मेले के सेक्टर 18 और 19 के बीच ये आग लगी। हालांकि आग की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आधे घंटे के भीतर आग पर काबू पा लिया। प्रयागराज महाकुंभ में आग लगने की ये चौथी घटना है। गैस तो नहीं है इसके अंदर। तस्वीरें आपके सामने हैं। अफरा तफरी का आलम पैदा हो गया। आग लगने की खबर जैसे ही सामने आई और आपको बताते चले कि तुरंत ही फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियां भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद दोनों ही सेक्टर 18 और 19 दोनों जगहों पर यह आग लगी हुई थी। आग पर काबू पाया गया। वैसे आपको बताते चले, देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के तमाम लोग संगम नगरी में आकर डुबकी लगाकर अध्यात्म के इस महाअनुष्ठान के साक्षी
बनना चाहते हैं। सरकार और प्रशासन की ओर से यात्रियों की सहूलियत के लिए भी इंतजाम किए गए हैं, लेकिन महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ भारी होने के चलते व्यवस्थाएं कम पड़ जा रही हैं। इसीलिए जरूरी है कि सरकार प्रयागराज में भीड़ नियंत्रण पर खासा जोर दे, ताकि महाकुंभ में पहुंच रहे करोड़ों भक्त आसानी से संगम नगरी में स्नान कर पाएं। उधर दिल्ली के जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन में भीड़ ने मेट्रो के नियमों की धज्जियां उड़ाई, तो अब उन पर कार्रवाई की मांग हो रही है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अब दिल्ली में केजरीवाल नहीं, बीजेपी के राज में हुड़दंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मेट्रो के गेट लांघती भीड़, नियमों को तोड़ने पर मौज लेती भीड़, हुड़दंग का वीडियो बना रहे लोग। वीडियो 13 तारीख का, जब शबे बारात का दिन था। तस्वीरें जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन की। वीडियो में ज्यादातर टोपी पहने हुए लोग। ये तीन बातें इस हुड़दंग को मजहबी एंगल देने के लिए काफी थी। वीडियो वायरल हुआ तो नेताओं ने इस पर सियासी तंज भी कसे। बीजेपी नेता सुनील देवधर ने लिखा, शबे बारात की आड़ में दिल्ली मेट्रो में हुड़दंग मचा रहे ये हुड़दंगी भूल रहे हैं कि दिल्ली में केजरीवाल के काल का अंत हो चुका है। डबल इंजन की सरकार इनका इलाज जरूर करेगी। दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेता भी इस भीड़ पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। वो सभी लोग सीसीटीवी फुटेज में हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन चिंता की बात जो दूसरी है कि वे कौन लोग हैं जो इस तरह की शिक्षा दे रहे हैं अपने बच्चों को। वीडियो का सियासी एंगल आया तो डीएमआरसी ने भी सफाई दी। कहा, थोड़ी देर के लिए यात्रियों की भीड़ अचानक बढ़ गई, जब कुछ यात्री बाहर निकलने के लिए एएफसी गेट से कूदकर उसे पार कर गए। ऐसे यात्रियों को सलाह देने के लिए सुरक्षाकर्मी और दूसरे कर्मचारी पर्याप्त रूप से मौजूद थे और स्थिति कभी भी नियंत्रण से बाहर नहीं हुई। यानी डीएमआरसी की माने तो जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पर जो कुछ भी हुआ वो अचानक हुआ, लेकिन जैसे हुआ और जिन लोगों ने किया उनकी वजह से खबर बड़ी हो गई। देखना होगा वीडियो में दिख रहे लोगों पर कैसी कार्रवाई होती है। और अब एक बड़ी सियासी खबर। बिहार के सीएम नीतीश कुमार दिल्ली आने वाले हैं। उनकी इस यात्रा से पहले राज्य की राजनीति में हलचल तेज है। हर कोई जानना चाहता है कि नीतीश के दौरे का मकसद क्या है। लोग तरह तरह की अटकलें लगा रहे हैं। किसी का कहना है नीतीश फिर से पलटने वाले हैं, तो कोई कह रहा है कि वो पीएम से मुलाकात कर उन्हें दिल्ली जीत की बधाई देने वाले हैं। लोकतंत्र की जननी भारत, दुनिया के विशालतम लोकतंत्र के सबसे लोकप्रिय। नीतीश कुमार दिल्ली आने वाले हैं, क्या फिर कोई खेला करने वाले हैं? ये सवाल है या ख्याली पुलाव, अभी मालूम नहीं, लेकिन विपक्ष की उम्मीदें हिलोरे मार रही है। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी और न नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ेंगे। और मैं ये डंके की चोट पर बोल रहा हूँ, ये जो देख रहे हैं ईटिंग मीटिंग सिटिंग, इसका कोई मतलब नहीं है। इस तरह की बातों से आरजेडी ही नहीं, कांग्रेस भी नीतीश पर डोर डाल रही है। वहाँ सहज हो ही नहीं सकते। नीतीश जी की जो विचारधारा है, जो राजनीति रही है, वहाँ कभी भी सहज हो ही नहीं सकते नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार को एक कठपुतली के तौर पर भारतीय जनता पार्टी रखना चाहती है, जो नीतीश जी को स्वीकार नहीं होगा। ऑफर खुल्लम खुल्ला है। जेडीयू के शब्दों में आरजेडी और कांग्रेस को नीतीश नाम के संजीवनी की उम्मीद है, जो अब पूरी होने से रही। अगर नीतीश कुमार जी की संजीवनी पर ही सब कुछ निर्भर है कांग्रेस और राजद का, तो फिर इस चुनाव में एक बड़ी पराजय के लिए उन्हें मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। बिहार में इस तरह की सियासी बयानबाजियों की वजह नीतीश की दिल्ली यात्रा है। वो 16 फरवरी को दिल्ली आने वाले हैं। इस दौरान उनका कार्यक्रम क्या रहेगा, ये तो अभी पक्के तौर पर पता नहीं, लेकिन अटकलों के मुताबिक नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, उन्हें दिल्ली में बीजेपी की बम्पर जीत की बधाई देंगे, साथ ही केंद्रीय बजट में बिहार को मिली सौगातों के लिए धन्यवाद देंगे। इसके अलावा 24 फरवरी को होने वाले पीएम के भागलपुर दौरे पर भी चर्चा होगी। और सबसे बड़ी बात ये कि बिहार चुनाव पर भी कुछ ठोस बातचीत हो सकती है। बिहार में इसी साल चुनाव है। बीजेपी हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में जीत से गदगद है, लेकिन विपक्ष है कि अपनी हार में नीतीश को तोड़ने के मौके तलाश रहा है। हाल ही में उद्धव गुट की शिवसेना
नीतीश का अंजाम भी अपनी पार्टी की तरह होने का अंदेशा जताकर उन्हें डरा चुकी है, जिस पर जेडीयू से उसे झिड़की भी मिल चुकी है। ये सच है कि नीतीश ने 2 बार पाला बदला है। ऐसे में आरजेडी को तीसरी बार उनसे आस है, लेकिन खुद नीतीश है कि बार बार उसे निराश कर चुके हैं। अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? ये सब कोई काम किया है? नीतीश पीएम के सामने ऐसी गारंटी एक बार नहीं बल्कि कई बार दे चुके हैं। पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। लेकिन अब सवाल ये कि क्या बदले में उन्हें 2025 में भी सीएम पद की गारंटी मिल चुकी है? तो शायद उनकी दिल्ली यात्रा का मकसद इसी का जवाब हासिल करना भी हो सकता है। उधर बीजेपी के लिए आज छत्तीसगढ़ से भी खुशखबरी आई। बीजेपी ने वहां नगर निगम की सभी सीटें जीत ली हैं। छत्तीसगढ़ में कुल 10 नगर निगम हैं, सभी में बीजेपी ने जीत हासिल की है। रायपुर से मीनल चौबे 1.5 लाख वोटों से जीती। दुर्ग से अलका बागमार ने जीत हासिल की। रायगढ़ में जीव वर्धन चौहान जीते। बिलासपुर से पूजा विधानी बीजेपी की ओर से महापौर बनी हैं। उधर मध्य प्रदेश के श्योपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है। यह एक शादी में घोड़ी पर सवार दूल्हे की अचानक जान चली गई, मौत हो गई, जिससे शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। क्योंकि कुछ ही देर में वरमाला होने वाली थी, लेकिन जैसे ही डांस के बाद दूल्हा घोड़ी चढ़कर स्टेज की ओर जाने लगा, अचानक दूल्हे की सांस रुक गई। शहर में यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। दूल्हे की मौत की वजह साइलेंट अटैक बताई जा रही है। दूल्हे का नाम प्रदीप जाट था, जो एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष भी रह चुका था। और अब आज का जनहित मंत्र। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। हम वही हैं जो हमारी सोच ने हमें बनाया है, इसीलिए हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखें। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। दुनिया बदल रही है और ये ला रही है भारत के लिए इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।